और अब न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं जनसंघ और बीजेपी की संस्थापक सदस्य राजमाता विजय राजे सिंधिया के परपौत्र, कांग्रेस नेता माधवराज सिंधिया के पोते और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया 28 साल की उम्र है। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं। क्योंकि लगातार पिता की जीत के लिए वो महल से निकलकर पहुंच गए हैं गुना की उन गलियों में जहां पर पिता को वोट देना है तमाम वहां के बाशिंदों को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतने बिजी शेड्यूल से आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद रूपिका जी। मैं ठीक ही हूँ। अभी एक प्रवास से आ रहा हूँ 16 घंटे की, तो थोड़ा सा थका हुआ हूँ लेकिन ठीक हूँ। आजकल आप महलों से निकलकर गलियों की खाक छान रहे हैं। जूनियर सिंधिया जी, ये चुनावी मौसम में शुरू हुआ है या आप ऐसे ही हैं? ये अभी मीडिया को ये पता चला है, लेकिन सालों से मैं यही करता आ रहा हूँ। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, उनके साथ खाना बनाता हूँ, उनके साथ खाता हूँ, उनके साथ बातचीत करता हूँ, उनको समझने की कोशिश करता हूँ। और मेरे स्टार्टअप्स के भी साथ मैं काफ़ी ज़मीन पे रहता हूँ। तो मेरा एक स्टार्टअप जो है एग्री प्रोड्यूस के साथ काम करता है, तो मैं काफ़ी देर मंडी में भी घूमता हूँ। मैं लोगों से मंडी में मिलता हूँ, मैं आढ़तियों से मिलता हूँ, तो वहाँ पे उनकी गतिविधियों को समझता हूँ। तो मैं काफ़ी देर के लिए मैं ज़मीन पर ही हूँ पिछले 3-4 साल के लिए। तो ये कुछ नई बात नहीं है। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। आपके लिए आज खुशखबरी भी है कि सेंसेक्स जो है वो 75,000 के पार हो गया है। एक नया रिकॉर्ड लगातार बन रहा है। आपको लग रहा है कि देश वाकई बदल रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी? बिल्कुल। और मैं अपने अनुभव से अपना उदाहरण देना चाहूँगा। जब मैं विदेश में था, पिछले 4 साल जब मैं विदेश में था, लोगों का जो सोच और विचारधारा जो था भारत की तरफ थोड़ा नीच था। वो भारत को समझते नहीं थे। वो सोचते थे कि यहाँ बिज़नेस करना, व्यापार करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अब भारत का जो पहचान है, शक्ल है, वो बिल्कुल बदल गया है। आज मैंने जब अपना फ़ोन खोला, एक तो आपको निफ्टी और सेंसेक्स का न्यूज़ मिला, दूसरा न्यूज़ भी मिला मुझे कि आज एप्पल जो है लोगों के लिए अब घर भी बना रहे हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। तो 150,000 घर वो बनाने जा रहे हैं और वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। तो आपके पास अब और एफडीआई भी अंदर आ रहा है, टेस्ला जैसे कंपनीज़ भारत में आ रहे हैं। तो भारत का जो पहचान है वो बिल्कुल बदल गया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। देखिए सिंधिया जी, आप कह रहे हैं कि भारत बदल गया है। आपके दादा माधवराज सिंधिया उस भारत का हिस्सा थे जब कांग्रेस का राज हुआ करता था। कांग्रेस में वो कद्दावर नेता रहे हैं। आपके ग्रेट ग्रैंड मदर जो हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया, वो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से शी वाज वन ऑफ देम। आपके पिता दोनों ही पार्टियों में रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, आपकी पसंद कौन सी वाली पार्टी है? मतलब ये बीजेपी या कांग्रेस? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है जनसेवा। चाहे कांग्रेस में था या बीजेपी में था, हमारा जो मूल्य है वो हमें सिखाया गया है कि हमें लोगों के बीच में आना है और उनके साथ काम करना है। अगर आप पार्टी के रूप में देखें तो जो मुझे महसूस हुआ है, जो मुझे एहसास हुआ है बीजेपी के अंदर, वो बिल्कुल अलग पार्टी चलती है। एक कॉरपोरेट की तरह चलती है जो डेटा मॉनिटर करती है, प्रोग्रेस मॉनिटर करती है और हर व्यक्ति के पास एक रिपोर्ट कार्ड होता है। और हम जो है हर चीज़ व्हाट्सएप और ईमेल पे मॉनिटर करते हैं, डैशबोर्ड्स होते हैं। और ये चीज़ें जो हैं कांग्रेस में कभी थी नहीं। और ये प्रश्न जो आप मुझे पूछ रहे हैं, मैंने अपने पिता से भी पूछा। अच्छा। कि मैं समझना चाहता था कि इस सरकार में इतनी प्रगति, इतनी तेज़ गति, तीव्र गति से कैसे हो रही है। और मैंने भी उनसे प्रश्न पूछा कि आप ये सब मॉनिटर कैसे करते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मुझे थोड़ी हंसी भी आई। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक प्रिंसिपल की तरह हैं जो हमारा रिपोर्ट कार्ड लेते रहते हैं
और हर कैबिनेट मीटिंग में हर मंत्री को अपना डैशबोर्ड खोलना पड़ता है और उनको समझाना पड़ता है कि पिछले हफ्ते में कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितनी प्रगति हुई है। और अगर कम प्रगति हुई है तो उस पर भी प्रश्न उठते हैं और उनको एक जवाब देना पड़ता है कि इतना जो स्लो डाउन हुआ है वो क्यों हुआ है। देखिए, अब आप ये कह रहे हैं कि जवाब देना पड़ता है कि अगर डिले हुआ तो क्यों हुआ। बीजेपी बड़ा प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है कि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, हालात हिंदुस्तान के बड़े ख़राब हो गए हैं। इस पर क्या राय है आपकी? लेकिन हमारी जो जनता है वो बहुत ही समझदार है, वो जानते हैं कि हर क्षेत्र में क्या हुआ है, कितनी प्रगति हुई है। जब मैं उनसे चर्चा करता हूँ तो वो खुद कहते हैं कि हाँ, पिछले 5 साल में हमें ये योजना आए हैं, हमें ये मिला है, इतने रोड्स, इतने सड़कें बने हैं, हाँ एयरपोर्ट्स बने हैं, नए रेलवे स्टेशंस आ रहे हैं। तो ये सब जो है लोगों को, जनता को पता है। और अगर आप ग्राउंड पे आएंगे तो आपको एक जोश मिलेगी जनता में, एक शक्ति मिलेगी जनता में इस चुनाव के दृष्टिकोण से। और मैं भी बहुत उत्साहित हूँ इस चुनाव का जो परिणाम जो आएगा। मेरा विश्वास है कि ये 400 पार 100% होगा। अच्छा, मतलब आप भी मानते हैं कि 400 पार जाएगा। आप तो एकदम मंजे हुए पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं, तो मैं मान लूं कि आप फुल फ्लेजेड पॉलिटिक्स में अब कूद चुके हैं, आ चुके हैं? बिल्कुल नहीं, अभी तो मैं अपने स्टार्टअप्स पे फोकस्ड हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने जो युवा दल हैं, मैं उनके लिए एक उदाहरण हूँ। और मैं भी अभी मैं अपने स्टार्टअप पे फोकस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो सफल हो। मैं चाहता हूँ कि वो बड़े स्टार्टअप्स भारत में बने, वो एक यूनिकॉर्न बने। अच्छा, फुल फ्लेजेड नहीं तो वार्म अप ही है बेसिकली? देखिए, ये वार्म अप नहीं है। आपने मेरे दादाजी के बारे में बात किया था। उन्होंने कहा था कि और ये जो पंक्ति है ये मेरे दिमाग में हर वक्त रहता है कि उन्होंने कहा था कि राजनीति जो है सिर्फ एक माध्यम है और जन सेवा आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए। और इसलिए वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो बिज़नेस हो सकता है, वो आर्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी मेरे लिए जो मैं प्रगति और विकास के बारे में सोचता हूँ, जो मैं जनसेवा के बारे में सोचता हूँ, मैं अपने स्टार्टअप से वो दिखाना चाहूँगा, वो पेश करना चाहूँगा। और जो बदलाव मैं लेना चाहूँगा, मैं रोज़गार दिलवाना चाहूँगा अपने युवाओं को। अच्छा, मान आर्यमन सिंधिया, आप तो युवा हैं। आने वाले दौर की अगर बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो दौर होने वाला होगा। यू आर एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, विदेश से आप पढ़ कर आए हैं। ये एआई को आप कैसे देखते हैं? मतलब देश के विकास के लिए एआई इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब आप डीप फेक जैसी चीज़ें देखते हैं तो खौफजदा कोई भी हो सकता है। व्हाट इज़ योर टेक? कंट्रोल तरीके से एआई को फंक्शन करें तो उसका मतलब है कि अगर आप चैट जीपीटी को देखें, राइट, चैट जीपीटी में मल्टीपल सोर्सेज से जानकारी उसके अंदर भेजी जाती है और वो अनकंट्रोल्ड मैनर है। ये नहीं कि वो सेक्टर स्पेसिफिक है, सारी विश्व की जानकारी उस एआई मॉडल में जाती है। वो जो है थोड़ा डेंजरस है, नंबर 1। अगर हम एक कंट्रोल्ड सेक्टर वाइज मैनर में एआई को इम्प्लीमेंट करें तो उसमें बहुत लाभ है। जैसे अगर आप अकाउंट्स में देखें, अगर आप सेक्टर वाइज अकाउंट्स पे फोकस्ड एआई डिप्लॉय करें, उसमें लाभ है। अगर हम ट्रांसलेशन में देखें, अब लैंग्वेज ट्रांसलेशन में काफ़ी लोग एआई को इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस कंट्रोल्ड मैनर में अगर हम ट्रांसलेशन पे फोकस करें तो उसके लाभ है। उसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन मॉडल के अंदर फीड होता है, अगर वो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाए तब एआई के लाभ है। अगर वो इन्फॉर्मेशन अनकंट्रोल्ड है, उसका मतलब हर एक ज़िले से अलग अलग इन्फॉर्मेशन, उस सेक्टर से अलग अलग इन्फॉर्मेशन उसमें जा रहे हैं, तब उसमें कोई डेंजर है। एक प्रोफेसर की तरह आपने सारी चीज़ों को समझा दिया। अच्छा, अब एआई से मैं आपको क्रिकेट के पिच पर ले जाना चाहती हूँ। वेरी एक्टिव क्रिकेटर के तौर पर भी मध्य प्रदेश जो क्रिकेट है और जो वहाँ के क्रिकेटर्स हैं वो बड़े खुश हैं इस खबर से कि आप जल्दी आईपीएल जो है एक टीम खड़ी कर देने वाले हैं मध्य प्रदेश की, लोकली। जी, ये सच है। जैसे आपको पता है मेरी स्पोर्ट्स में रुचि है और
मैं GDCA में भी हूँ और मैं काफ़ी समय लोगों जो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके बीच में बिताता हूँ समझने के लिए कि हम उनके लिए कर क्या सकते हैं और प्रगति और विकास में। तो जैसे मैं अपने खिलाड़ियों से मिल रहा था मुझे मेरे सामने कुछ कठिनाई आई। तो सबसे पहले कि वो एक मंच चाहते हैं जिसके द्वारा वो जो हमारे इंडियन स्काउटर्स है, स्टेट स्काउटर्स है, उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाए। दूसरा जो है वो एक मंच चाहते हैं जो टेलीवाइज्ड हो ताकि पब्लिक भी उनको देख पाए। तीसरा जो है वो एक मंच चाहते हैं जिससे उनको थोड़ा रोज़गार भी मिले, क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हैं हमारे देश में जो फ्री में होते हैं और उनको कुछ उसमें पैसे नहीं मिलते, तो उनको रोज़गार मिले। और चौथा है कि मेरे मन में ये सोच आया था कि मैं चाहता हूँ कि अगर हमें क्रिकेट को आगे लेके जाना है मध्य प्रदेश में, मेरा ये सोच है कि हमें हमारा जो बिज़नेस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर है, हमारी जो स्पोर्ट्स सेक्टर है और हमारा जो पब्लिक है, इन तीनों हिस्सों को साथ में लेके आना होगा और इनमें जोश पैदा करना होगा। और ये जोश कैसे आएगा? ये जोश आएगा जब हम एक लीग यहाँ पे शामिल करें जिसमें 5 शहरों से टीम होंगे मध्य प्रदेश के अंदर ही, और बिजनेस सेंटर्स इसको प्रमोट करेंगे, इनको स्पॉन्सर देंगे, इनको मदद करेंगे और इनको बनाएंगे, इनको बिल्ड करेंगे। उससे लोगों में ऊर्जा आएगी क्रिकेट की तरफ। अच्छा, और ये अनाउंसमेंट कब तक हो जाएगा IPL टीम का? ये होगा अगले 2 महीने में। अगले 2 महीने में, अब अगले हफ्ते ही 2-3 हफ्ते में इसका अनाउंसमेंट होने वाला है, तो आपको इसकी अनाउंसमेंट की जानकारी मिलेगी। और उसके बाद 2 महीने में हम इसको शामिल करेंगे। ये ब्रॉडकास्टेड होगा, इसमें प्लेयर्स को इनकम मिलेगा, इसमें प्लेयर्स को एक मंच मिलेगा जिसमें वो नेशनल टीवी पे उनका जो खेल है वो दिखाई देगा और स्काउट्स जो है इनको देखेंगे, इनको ऑब्जर्व करेंगे। और इससे मेरी आशा है कि और भी मध्य प्रदेश के लेवल के, ग्रामीण लेवल के प्लेयर्स और ऊपर आएंगे और हमारे देश के लिए खेलेंगे। और मेरा ये विश्वास है कि अगले सालों में हम एक IPL की टीम मध्य प्रदेश से खड़ा करें। अच्छा, आप सिर्फ लोगों से मिलते जुलते हैं या क्रिकेट की बातें भी करते हैं, AI पर अच्छी खासी पकड़ भी रखे हुए हैं, खाना बनाने का शौक़ भी है, मैंने सुना है आपको, क्योंकि उन दिनों आप जब गलियों में घूम रहे थे तो बड़ा समोसा, पकौड़ी और चाय बना भी रहे थे और खा भी रहे थे। मुझे खाने में बहुत रुचि है, मुझे खाने बनाने में बहुत रुचि है। तो कॉलेज में मैं अपने दोस्तों के साथ 30-30 लोगों के साथ के लिए खाना बनाता था। मैंने अपने अपार्टमेंट में एक मेकशिफ्ट रेस्टोरेंट भी खोल दिया था जो शेफ्स टेबल की तरह 20-20 लोगों के लिए खाना हम बनाते थे। तो मुझे खाना बनाने में बहुत रुचि है, खाना खिलाने में बहुत रुचि है। नहीं तो केवल भारतीय बनाते हैं आप या डिफरेंट कुजीन ट्राई करते हैं? तो आप बताइए, मैं आपके लिए कुछ भी बना लूँगा। मेरे दोस्त हर हफ्ते अलग अलग मेन्यू लेके आते थे कि भाई हमें ये खाना है, हमें ये खाना है। तो हमारा जो डील था वो था कि चलो ठीक है, मैं बना लेता हूँ खाना, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है मार्केट में जाना और सब आइटम मैं लिस्ट बनाऊँगा और आपको सब आइटम खरीद के लेके आना है और फिर मैं खाना बनाऊँगा घर पे। अच्छा महान आर्यमन, एक बात बताइए कि ये जो भी सारी नॉलेज है ये आपको पिता से मिलती है या आजकल आप पिता को एडवाइस कर रहे होते हैं? नहीं, दोनों तरफ से होते हैं। आज आपको पता है, वो भी जानते हैं कि हमारे जनसंख्या में 50% के आसपास हमारे जो युवाएं हैं वो हैं। और इसको कहते हैं, एक इकोनॉमिक टर्म होता है, इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका मतलब हमारा जो युवा प्रतिशत है वो हमारे बुजुर्गों से ज़्यादा है। और ये कोई भी देश के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि उससे हमारी जो, अगर हम इसका लाभ लें तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी जो अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिविटी है वो 2 या 3 गुना ज़्यादा और हो जाती है। तो ये भी वो जानते हैं और इसलिए वो जब हमारी चर्चा होती है तो हम मुझसे पूछते रहते हैं कि मेरी सोच, मेरी विचार विषयों पे क्या हैं, कैसे हमें युवाओं को अप्रोच करना चाहिए। और इसलिए वो मुझको भी
युवाओं से जुड़वाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं भी युवाओं से बात करूं, चर्चा करूं, उनको इंस्पायर करूं, उनको मोटिवेट करूं। वंडरफुल, मतलब ये डुओ बहुत गजब का काम कर रहा है, एक दूसरे का साथ देते हुए। पिता को तो एडवाइस देते हैं और माँ के लिए चंदेरी की साड़ी खरीदते हैं। आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आप भी जानते हैं सोशल मीडिया पर, साड़ी खरीदते हुए वीडियो कॉल कर रहे हैं आप। तो साड़ी मेरी माँ को पसंद आई। देखिए, तो जब मैं चंदेरी में था मुझे जो ऐतिहासिक हमारी देश की कला है उसमें बड़ी इंटरेस्ट है और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ऐतिहासिक देश की कला वो वापस रिवाइव हो और इससे काफ़ी सारी रोज़गार और पैसे मिलेंगे हमारे जो कलाएं हैं, हमारे जो शिल्प हैं, उनके आर्टिस्ट को। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे थोड़ा फोकस लूँ, इसलिए मैं जो चंदेरी के जो कलाकार हैं, जो ऐतिहासिक कलाकार हैं, जो सालों से जो ये संस्कृति को अपना रहे हैं, मैं इनसे मिलने की कोशिश मैंने की थी और मुझे 2-3 चंदेरी साड़ियाँ मिले जो पुराने तरीके से हैंडलूम किए गए थे और मैं फ़र्क भी देख रहा था जो पुराना हैंडलूम है और जो नया मशीनरी हैंडलूम है उसके बीच में दाम के फ़र्क पे भी देख रहा था। और मैं अपने माँ को पहले वो दिखाना चाहता था क्योंकि उनका जो फोकस है वो आर्ट में है, तो मैं उनको दिखाना चाहता था कि मैं क्या ऑब्ज़र्व कर रहा था उस एरियाज़ में, मैं क्या देख रहा था उस एरियाज़ में। और मुझे एक बहुत अच्छी साड़ी मिली, तो उस वक्त मेरे मन में आया कि चलो मैं अपने माँ को फ़ोन ही कर लेता हूँ, मैं उनको दिखा देता हूँ कि मुझे कौन सी साड़ी पसंद है ताकि मैं उनके लिए एक चुनूँ। क्योंकि मैं भी उनके लिए कुछ वापस लेके जाना चाहता था, हमारे इतिहास की, हमारी कला की। सो महान आर्यमन सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, हर विषय पर उन्होंने बात की। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और देखते हैं आप जो गलियों की खाक छान रहे हैं, क्या आप वोटर्स को लुभा पाते हैं अपने पिता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।